जय हिंद। सिंधु अर्थव्यवस्था की बात करते हैं इस वीडियो में। अपने चरम रूप में सिंधु सभ्यता हमें अपनी समकालीन सभ्यताओं से अधिक विकसित और संपन्न दिखाई देती है। इस विकास एवं संपन्नता का मूल सिंधु अर्थव्यवस्था में खोजा जा सकता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, जैसे कृषि और पशुपालन पर आधारित है, कि उद्योग धंधे और शिल्प पर आधारित है, वहां और आंतरिक व्यापार उसका कैसा है, वहां की मुद्रा अर्थव्यवस्था कैसी है और नगरीकरण कैसा है। अगर इन्हीं 5 बिंदुओं पर चर्चा करें तो सिंधु अर्थव्यवस्था को समझा जा सकता है। सिंधु सभ्यता के जीवन का जो मुख्य कार्य था वो कृषि आधारित था। खुदाई के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के अनाजों की उपस्थिति के संदर्भ में इसका ज्ञान होता है। जैसे लोथल से धान मिला है, हड़प्पा से मटर, तिल, रंगपुर से बाजरा मिला है, कालीबंगा से चना और जौ के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं बहुतायत में उगाया जाता रहा होगा, जैसा कि इसके बीजों की 2 किस्मों, जिसे बोलते हैं स्प्रोकोकम और कस्पेस्टस, इन दोनों किस्मों के प्राप्त होने से ऐसा सिद्ध होता है कि गेहूं बहुत ज्यादा उगाते रहे होंगे। खाद्यान्नों के अलावा बहुत सारे फल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि तकनीक से संबंधित भी कई साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कालीबंगा से प्राप्त हल रेखाओं के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि हल का प्रयोग होता होगा। बनवाली से भी हल की एक आकृति मिली है। उल्लेखनीय है कि जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में भी हल के हमें कई साक्ष्य मिले हैं। सिंचाई के लिए नदियों का प्रयोग किया जाता था, जिन पर बांध और नहरें बनाई जाती थी। हड़प्पा वासियों की कृषि का विशिष्ट ज्ञान था और उनकी एक प्रमुख उपज कपास भी थी। इसी कपास को जब यूनानियों ने जब सिंधु नदी के किनारे देखा तो उसे एक नाम दिया, जिसे वो कहते थे सिंडन। कृषि से प्राप्त उपज को अन्नागार में रख दिया जाता था। अनाज रखने के लिए टोकरियां और सिलबट्टे के साक्ष्य भी मिले हैं। पशुपालन कृषि के साथ किया जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय था। कुत्ता, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी आदि का पालन किया जाता था। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न पशु पक्षियों से उनका परिचय था, जैसा कि मिलने वाली विभिन्न मृण मूर्तियों से ज्ञात होता है। घोड़े के भी कुछ पुरातात्विक साक्ष्य सुरकोटड़ा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु निवासी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के विपरीत पशुओं के आर्थिक लाभ से परिचित हो चुके थे और पशुओं का पालन इसी उद्देश्य के अंतर्गत किया जाता था। यदि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्योग धंधों को देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप अत्यंत विकसित प्रतीत होता है। वस्त्र उद्योग एक प्रमुख व्यवसाय था। मोहनजोदड़ो के डी के क्षेत्र से एक मूर्ति मिली है। उस मूर्ति में तिपतिया अलंकरण वाला एक व्यक्ति एक साल ओढ़े हुए, वह भी यही सिद्ध करता है कि उस समय वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग था और बहुत ही विकसित था और कढ़ाई प्रचलित थी। वस्त्रों की रंगाई धुलाई से भी वे निश्चित ही परिचित रहे होंगे। हड़प्पा से सूती वस्त्र का टुकड़ा और धागे भी प्राप्त हुए हैं, जो वस्त्र उद्योग के उन्नत होने का प्रमाण देते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और कांस्य का निर्माण टिन और तांबे के अनुपात से बनता है, जिसमें टिन और तांबे का अनुपात 1:9 होता है। इससे ज्ञात होता है कि उनको मेटलर्जी की भी नॉलेज थी। धातुओं को कैसे गलाते हैं, कैसे ढालते हैं और सांचे के द्वारा कैसे अलग अलग प्रकार की मेटल बनाते हैं, अलग अलग शेप देते हैं। जैसे अगर मूर्तियों की बात करें तो मोहनजोदड़ो से भैंसा, भेड़ और बकरी की मूर्तियां मिली हैं। चन्नूरगढ़ से इक्का गाड़ी मिली है। लोथल से कुत्ते और पक्षियों की भी ताम्र मूर्तियां मिली हैं। कालीबंगा से एक बिरसब की ताम्र की मूर्ति मिली है। अन्य धातुओं में उन्हें सोना, चांदी, तांबा, पीतल इत्यादि भी ज्ञात थी, लेकिन लोहे का ज्ञान उस सभ्यता के लोगों को नहीं था, ऐसा प्रतीत होता है। एक अन्य प्रचलित उद्योग भी था मन का निर्माण का। मन का सेल खड़ी, अगेट, चर्ट, क्वार्टर्स आदि के द्वारा बनाया जाता था। इसी प्रकार मृत भांड, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन थे, वो भी कई प्राप्त हुए।
हाथी दांत और लकड़ी का काम भी विकसित था और भारतीय निर्यातों में इसका एक प्रमुख स्थान रहा होगा। मोहरों से प्राप्त नावों के चित्र, खासतौर पर मोहनजोदड़ो से जो मोहरें मिली हैं उस पर नावों के चित्र मिलते हैं। लोथल की गोदी से यह स्पष्ट हो जाता है कि जलयान निर्माण भी एक प्रमुख उद्योग के रूप में स्थापित रहा होगा। हड़प्पाई बस्तियों का आकार प्रकार, पक्की ईंटें और विशाल भवन यह बताते हैं कि स्थापत्य उद्योग भी प्रचलित रहा होगा। अगर व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से देखा जाए तो सैंधव अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट सकते हो, एक आंतरिक व्यापार, दूसरा बाह्य विदेशी व्यापार। आंतरिक व्यापार का प्रमुख कारण सिंधु सभ्यता का विशाल आकार प्रकार और एक स्थानीय वस्तु का दूसरी जगह ना प्राप्त होना था। व्यापारी अपने माल के साथ विभिन्न नगरों में माल पहुंचाते थे और इसके लिए प्रायः वे जलीय मार्गों का अनुसरण करते होंगे, क्योंकि विभिन्न सामग्रियों की प्राप्ति देश के विभिन्न भागों में होती है। जैसे दक्षिण भारत सोना के लिए प्रसिद्ध था तो अफगानिस्तान लाजवर्द के लिए, अजमेर सीसा के लिए तो राजस्थान तांबे के लिए, और हिमालय शिलाजीत कीमती पत्थर और औषधियों के लिए। इन व्यापार में वस्तु विनिमय होता होगा। मुद्रा के साक्ष्य तो प्राप्त नहीं होते, प्राय व्यापारी अपने माल पर मोहरों का प्रयोग करते होंगे। बांट माप के साक्ष्य मिलते हैं और 16 के गुणन में मापन प्रणालियों के साक्ष्य मिले हैं। खासतौर पर मोहनजोदड़ो और लोथल से जो साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर ऐसा पता लगता है। विदेशी व्यापार के संबंध में जो साक्ष्य मिलते हैं कि बहुत सी वस्तुएं जो सैंधव सभ्यता के क्षेत्र से संबंधित ही नहीं है वे भी यहां से प्राप्त होती हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से सुमेरियन ढंग के नाव का चित्र यह प्रमाणित करता है। साथ ही साथ विभिन्न बंदरगाह नगर भी इसी का प्रमाण है। इस व्यापार का नियंत्रण किस रूप में होता था इसके साक्ष्य अभी हमें नहीं मिले हैं। इस विदेशी व्यापार में विभिन्न नगरों को शायद दो भागों में विभाजित किया जाता होगा। एक वो नगर जो उत्पादन से जुड़े थे जैसे मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी, और एक वो नगर जो विपणन जहां पर जाके बेचा जाता रहा होगा जैसे लोथल, सुरकोटड़ा, बालाकोट। सैंधव सभ्यता मुख्यतः मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, मिस्र, बहरीन, क्रीट आदि देशों से जुड़ी रही होगी और उनसे इनका व्यापार होता होगा। अफगानिस्तान के सोर्तगुई और मुंडीगाक नामक दो स्थानों पर लाजवर्द मणि के व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। मेसोपोटामिया से सैंधव सभ्यता का व्यापारिक संबंध पुरातात्विक साक्ष्यों से सिद्ध होता है। मुख्य रूप से मेसोपोटामिया ही सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा व्यापारिक सहभागी देश था। यह व्यापार जल और स्थल दोनों से ही होता था। स्थल मार्ग में बीच में पड़ने वाले प्रदेश जैसे अफगानिस्तान और मकरान इत्यादि थे, जबकि जलीय मार्ग के संबंध में उर से प्राप्त होने वाला डकयार्ड एक निश्चित तथ्य के रूप में हमारे सामने आता है। जैसे लोथल से प्राप्त श्रृंगारदान और कुछ अन्य वस्तुएं सिद्ध करती हैं कि सुमेरियन नगरों जैसे निस्पुर, उर, किस आदि से हड़प्पा का व्यापारिक संबंध था। मोहनजोदड़ो की एक मुद्रा में एक जलयान का चित्र मिलता है जो सुमेरियन नाव से आकार में मिलता है। दोनों ही देशों के बीच दिलमुन, जो एक बहरीन, जिसे बहरीन द्वीप के नाम से जानते हैं, नामक स्थान बिचौलियों का काम करता था। व्यापारी इस स्थान पर मिलते थे। एक मेलुआ एक शब्द है जो इस व्यापारिक संबंध में बार बार आया है। सिंधु सभ्यता से इसे समीकृत किया जा सकता है। दोनों देशों के मध्य कई वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। आयात के लिए मनके, धातुएं, औषधियां और विलासिता की वस्तुएं थी, जबकि हम लोग जो निर्यात करते थे हाथी दांत, इमारती लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि का करा करते थे। दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंध सारगोन काल में अपने उत्कर्ष पर रहा। एक इतिहासकार हैं वहीलर ने सिक्कों के आधार पर बड़े वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध किया है कि मुख्य 30 मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं इनमें से 12 में तिथि है। इसका वर्गीकरण कई रूपों में किया जा सकता है। यह अनुपातिक रूप से सिद्ध करता है कि सारगोन काल ही वह काल है जिसे व्यापारिक दृष्टि से उत्कृष्ट कहा जा सकता है। फिलहाल क्योंकि लिपि प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। मिस्र, क्रीट और पूर्वी अफ्रीका से भी व्यापारिक साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था। सिंधु सभ्यता के इस व्यापारिक संबंध और समृद्धि में
पारस्परिक संबंध देखा जा सकता है। जब तक यह व्यापार अपने उत्कर्ष पर रहा तब तक सैंधव सभ्यता भी विकसित नगरीय सभ्यता बनी रही, किंतु जब यह व्यापारिक संबंध टूटा तो ये नगरीय सभ्यता भी क्षीण होने लगी। लाजबंद मणि, चर्ट, इंद्रगोप मणि और तांबे के पात्र व्यापार वस्तुओं में विरल होने लगे। यही भी देखा गया कि बाद की अवस्थाओं में अधिकांश बस्तियां ग्रामीण ही दिख रही हैं। व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत ही मुद्रा अर्थव्यवस्था और मापताल के उपकरणों का भी विवरण अनिवार्य हो जाता है। उत्खननों से बहुत हद तक यह सिद्ध हो जाता है कि सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा वस्तु विनिमय के द्वारा ही व्यापार संचालित किया जाता था। कुछ मृण मुद्राएं मिलती हैं जिनका प्रयोग व्यापारी वर्ग पहचान के लिए करता होगा। मापतौल के सभ्यता में, सैंधव सभ्यता में नियम दिखाई देते हैं। बांट घनाकार और गोलाकार थे। इनका निर्माण चर्ट, जैस्पर आदि से होता था। बांट पहले दुगने क्रम में आगे बढ़ते हैं और बाद में 16 के गुणन में, जैसे 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। उसके बाद 160, 320, 640 और 1600। सबसे बड़ी जो तौल थी वो 10,790 ग्राम की थी और सबसे छोटी तौल 8,565 ग्राम की है, जिसके बारे में जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर कहा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 16 के गुणन का इस्तेमाल आज भी ग्रामीण भारत में दिखाई पड़ता है। माप के उदाहरण भी मिलते हैं और फीते जैसी वस्तु से नापा जाता था। खैर चलिए, ये तो हुई सैंधव सभ्यता के व्यापार की बात। नगरीकरण और उस पर अर्थव्यवस्था का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव रखता है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे ही अर्थव्यवस्था गिरती गई, नगरीकरण की प्रक्रिया का ह्रास होता गया और नगरीय बस्तियां बाद में उत्तर हड़प्पा काल में ग्रामीण बस्तियों में परिवर्तित हो जाती हैं और इन बस्तियों का स्वरूप भी चेंज हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हड़प्पा सभ्यता के व्यापार से संबंधित ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।